मेंबर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हिंदी में बोलते हैं इसको पादप जगत। पादप जगत, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था। तो 5 किंगडम वहाँ पे पहले ही बन चुके थे, है कि नहीं है। यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने पहले ही 5 किंगडम के अंदर निर्धारित कर दिया है। पांचों किंगडम कौन कौन से हैं तो आप सबको पता है। पहला आपके सामने था मोनेरा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फंजाई, और फिर आप देखेंगे आपके सामने आएगा फिर चौथे नंबर पे प्लांट और पांचवें नंबर पे एनिमल किंगडम। तो ये पूरे 5 तरीके से किंगडम को डिवाइड किया गया था। वहां पे हम लोगों ने देखा भी था कि बारी बारी मोनेरा के अंदर कौन का आता है, ये बैक्टीरिया का खानदान है कि नहीं है। ये बैक्टीरिया वगैरह आते हैं इसके अंदर, ये बैक्टीरिया का खानदान है। ये जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर तो प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। दैट मीन्स आप देखेंगे क्राइजोफाइट वगैरह देखेंगे, डाइनोफ्लेजलेट्स वगैरह देखेंगे और प्रोटोजोआ वगैरह भी आते हैं, अमीबा वगैरह इसी के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा फंजाई का खानदान, और ये फंजाई वाला खानदान जो है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख ही लिया था, पढ़ ही लिया था। फिर हम इन तीनों को पढ़ने के बाद ही प्लांट वाले पे आ रहे हैं, यानी हमारे चौथे नंबर का कहानी है प्लांट। तो बैक्टीरिया के खानदान से हम लोग मिल चुके हैं, और जाते जाते फंजाई पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने वायरस से भी बातचीत कर लिया था कि कैसा है कैसा नहीं है। तो हाल चाल पूछ के हम लोग प्लांट किंगडम में एंट्री मारे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम को। तो आप सबको पता है सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा रहा था, तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था, 2 किंगडम सिस्टम बना था, 2 किंगडम सिस्टम बना था। सबसे पहला बना था प्लांटे, प्लांटे, और दूसरा बना था एनिमल, एनिमल, एनिमल बना था, ठीक है, एनिमल बना। अब किस बेसिस पे बना था तो सबको पता है, प्लांटे और एनिमल दोनों का बेसिस था सेल वॉल। और किसने दिया था, देखिए शुरुआत में तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किसने दिया था तो वो एरिस्टोटल ने दिया था। लेकिन ये जो सेल वॉल वाला है तो सेल वॉल वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि सेल वॉल वाला ज़्यादा दिन तक चला था, और इसको दिया था कार्लस लिनियस साहब ने। एनिमल को भी सेल वॉल के बिहाफ पे दिया गया था। तो माना यह गया कि जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग प्लांटे किंगडम में डाले थे, और एनिमल को हम लोगों ने जहाँ पे एनिमल वो किंगडम बना था जहाँ पे सेल वॉल जिसके पास नहीं पाया जाता, यानी सेल वॉल एब्सेंट होता है। सिंपली ये बात है। तो सेल वॉल इसके अंदर क्या पाया जाता है, एब्सेंट पाया जाता है। मेन बात यहाँ पे ये है, ओके। तो सेल वॉल एब्सेंट था, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। तो सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट था। और सेल वॉल प्रेजेंस के हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को डाला था इसमें, मतलब जिनके जिनके पास सेल वॉल पाया जाता सबको कार्लस लिनियस साहब ने इस किंगडम के अंदर डाला था, प्लांटे के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे तो बीजीए बीसी के अंदर आया था, बीजीए मोस्ट फेमस, ब्लू ग्रीन एल्गिया है ना, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बैक्टीरिया के खानदान से आता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, लेकिन इसको हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गिया बोला था। इसका रीजन क्या था कि ये एल्गिया की तरह था, ठीक है ना। तो एल्गिया के रूप में, क्योंकि इसके पास क्या था, ये खुद खाना बना सकता है और एल्गिया भी खाना बना सकता है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गिया बोला गया था, और इसको प्लांट किंगडम के अंदर डाला गया था, ठीक है ना। उसी तरीके से क्राइजोफाइट्स जो है इनको भी डाला गया था, है कि नहीं है, क्राइजोफाइट्स हो गए। फिर आप डाइनोफ्लेजलेट्स देख लीजिए, डाइनोफ्लेजलेट्स इनके पास भी क्या पाया जाता है, इनके पास भी पाया जाता है सेल वॉल। तो इसलिए ये भी किसके अंदर आ रहे थे, तो ये भी आ रहे थे हमारे प्लांट किंगडम के अंदर। फंजाई के अंदर तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए क्या है ये भी आपका
प्लांट के अंदर आता था। और किसको रखा गया था? तो और रखा गया था एल्गिया को, फिर ब्रायोफाइट्स को, ब्रायो को, फिर टेरिडो को, फिर जिम्नो को एंड एंजियो को। एंजियोस्पर्म थे, ठीक है ना। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जिम्नो में MNO है, ये MNO है, ठीक है। तो एल्गिया थी, ब्रायो था, टेरिडो था, जिम्नो था और एंजियो था। इन सबको भी रखा गया था बिकॉज इनके पास क्या पाया जाता था? इनके पास सेल वॉल पाई जाती थी, इस बेसिस पे इनको रखा गया था। आया समझ में? फिर आया था एनिमल के अंदर वो लोगों को रखा गया था जिनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो प्रोटोजोआ जो आता है, प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है ना। तो प्रोटोजोआ, जोआ मतलब जू से मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो इनके पास मूव करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये किसके अंदर रखे गए थे? एनिमल के अंदर, और उनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। और नॉर्मली हम लोग भी किसके अंदर आए थे? इसी के अंदर आए थे, एनिमल। करंटली जितने भी हैं बहुत सारे इनके भी अलग अलग तरीके हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग टाइप से, इनका भी एक किंगडम है, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। तो शुरुआत में टू किंगडम सिस्टम दिया गया था, तो प्लांट के अंदर इन सभी को रखा गया। भाई आप प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हो ना, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि शुरुआत में कैसा इसका कहानी चला। शुरुआत में प्लांट किंगडम के अंदर इन सभी को रखा गया। बाद में जब स्टडी हुई तो बाद में ये बताया गया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गिया है भैया, इनको प्लांट से पहले हटाओ क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, पहली बात। और बाकी जो है उनके ये चीज़ें नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई और प्लांट है तो वो मल्टी सेलुलर आपको नजर आएगा, और भी सारी चीज़ें इनके अंदर नजर आई और इसको हटा दिया गया और इसको एक नए किंगडम के अंदर डाल दिया गया। तो आज के डेट में ये प्लांट के अंदर नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि देखिए उस जमाने में यदि चला होता तो प्लांट किंगडम के अंदर आपको इन सबको पढ़ना पड़ता, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गिया और साइनोबैक्टीरिया को हटा दिया गया है, ये एल्गिया की तरह नहीं माने जाते हैं, दैट मींस इनको प्लांट किंगडम के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, इनको हम मोनेरा में ही पढ़ लेते हैं। क्राइजोफाइट एंड डाइनोफ्लेजलेट्स को हम लोग किसके अंदर पढ़ के आ रहे हैं? प्रोटिस्टा के अंदर ही पढ़ के आ रहे हैं, है कि नहीं है। तो ये प्रोटिस्टा के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, सॉरी इसी के अंदर मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही कंफर्म करके आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फंजाई को तो फंजाई में ही पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो फंजाई का अलग था, ठीक है ना। यानी सबको अलग कर दिया गया। तो कुल मिला के इन लोगों को बाद में हटा दिया गया, और भी सारी स्टडी के आधार पे और भी चीजें देखी गई। सिर्फ सेल वॉल के आधार पे इनको नहीं रखा गया क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जिनकी सिमिलरिटी मिल नहीं रही थी इन लोगों में, ठीक है। तो इस आधार पे इनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले, इन लोगों को नहीं हटाया गया। आज के डेट में भी ये सभी के सभी प्लांट किंगडम में है, क्योंकि एल्गिया भी है, खाना बनाता है भैया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके प्लांट किंगडम में है, और इनको हमको सबको पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए सेल वॉल पाया जाता है, उसके साथ साथ ये सभी के सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर सेल वॉल के साथ साथ ये सभी के सभी आपको फोटोसिंथेसिस करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल में तो वो सब हट गए हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है एल्गिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को। इधर एनिमल में तो प्रोटोजोआ आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, एनिमल में से प्रोटोजोआ को हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एनिमल है, और एनिमल भी बहुत लार्ज अमाउंट में है, कुल मिला के बहुत लंबी कहानी है इनकी भी। तो ये भी तो पूरे अच्छे खासे हैं, तो इनको भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज समझिएगा, एक ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक नहीं है ये, ऑब्जर्वेशन है। मेनली अगर आप एक चीज को हैक कर लें तो लगभग चीजें आपको समझ में आएगी कि आप जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ के आ रहे हो, या जो भी चीजें पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर, वो बायोलॉजी ना एक सिस्टम के आधार पर दिया गया है। मतलब एक बायोलॉजी में एक सिंपल नोट्स बनाए गए हैं। नोट्स मतलब सर, बायोलॉजी ये कहता है कि हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाओ। दैट मीन्स जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लांट के अंदर इन सबको रखा है, एल्गिया को, ब्रायो को, टेरिडो को, जिम्नो को और एंजियो को रखा है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे यहाँ पे खुद देखो, पहले एक बार इधर पहले नजर घुमाओ। पहले हम लोगों ने किसको रखा है? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांट, एनिमल। मोनेरा में कौन आता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, एकदम सिंपल, बहुत कुछ है, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, कुछ ज्यादा है ही नहीं पढ़ने के लिए, है कि नहीं है। उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा में गए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, और इस कारण प्रोटिस्टा भी क्या होता है आपका? सिंपल होता है। दैट मींस इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये भी सिंपल है। फंजाई फिर क्या आता है?
मल्टी सेलुलर हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर होने के कारण टिश्यू लेवल पे होता है, क्योंकि इसके जो सेल होते हैं, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत लूज होता है, यानी बहुत लूज टिश्यू होते हैं। तो फिलहाल में सिंगल सेल था, यहाँ भी सिंगल सेल है। हाँ, ये प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल है, इससे थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन यूनिसेलुलर है। यहाँ पे थोड़े ज्यादा सेल हो गए लेकिन लूज हुए अभी। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, मल्टी सेलुलर लेकिन लूज। और यहाँ पे अच्छा खासा मल्टी सेलुलर मिला और ऑर्गन लेवल तक गया, ऑर्गन लेवल तक गया। और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट एनिमल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम तक स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक लेवल की है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, एकदम सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ भी यूनिसेलुलर थी, यहाँ पे टिश्यू आई लेकिन बहुत सिंपल टिश्यू थे। यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल तक गया, ऑर्गन लेवल तक। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब खुद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे की ओर जब मैं बढ़ रहा हूं तो आगे की ओर चीजें टफ होती जा रही, कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। और यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे चीजें और कॉम्प्लेक्स हो गई। वही बात समझा रहा हूँ, बायोलॉजी ऑलवेज वर्क करती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। तो अगर इस चीज को आप समझ लोगे तो फिर आपको आधी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे ये प्लांट वाला जो है, ये प्लांट वाले की मैं बात करूं तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब इसकी अगर मैं कहानी देखूं तो एल्गिया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो है। अगर मैं एल्गिया की बात करूं यहाँ पे तो एल्गिया क्या है, आप अगर मैं ये लाइन से लिखा होगा, यानी एक तरीके से बांटा गया, डिवाइड किया गया है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैंने जो एग्जाम्पल लिखे वो एक लाइन से है, ठीक है ना, एक सिरता से। अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो एल्गिया, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में अभी मैंने किसी के बारे में आपसे चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स किसका होगा और सबसे मॉडर्न कौन होगा, कॉम्प्लेक्स किसका होगा और मॉडर्न कौन होगा, या मल्टी क्या बोलते हैं, टैलेंटेड कौन होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी। तो सीधी बात है, जो सबसे लास्ट में आएगा सर एनजीओ, क्या होगा, ज्यादा ही क्या होगा, डेवलप्ड होगा। सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन होगा, एनजीओ। अच्छा, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर प्लांट में कौन होगा, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर के साथ कौन प्लांट में होगा, सिंपल स्ट्रक्चर के साथ कौन जी रहा होगा, तो एल्गिया, क्योंकि पहले आ रहा है। सीधी बात है, आप भी बता दोगे, जो पहले आ रहा है वो क्या होगा, सिंपल होगा, जो बाद में आ रहा है वो थोड़ा हाई फाई होगा। तो ये चीज समझनी थी हमें, आया समझ में। तो ये सिंपल चीज दिमाग में रखिएगा कि बायोलॉजी ऑलवेज वर्क करती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमको तो पढ़ना है प्लांट किंगडम, सबको पता है प्लांट किंगडम के बारे में। तो हमें प्लांट किंगडम के बारे में पता है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इनके पास, इनके अंदर एल्गिया, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। अब क्वेश्चन ये है सर कि सबसे पहले किसको पढ़ा जाए, एनजीओ पढ़ा जाए, एल्गिया पढ़ा जाए, क्योंकि सिंपल से हम लोग किसकी ओर जाते हैं, हमेशा मॉडर्न की ओर जाते हैं। तो मॉडर्न मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं और डोमिनेटिंग जो ज्यादा होता है उसकी ओर जाते हैं। तो देखते हैं कौन मोस्ट डोमिनेटिंग है, कौन मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें तो एल्गिया सिंपल है भाई, लेकिन आपको मैं बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एंजियोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियो। इसका रीजन है कि ये कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो सबसे कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी बात सबसे डोमिनेटिंग, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही निभाता है प्लांट के अंदर। ऐसा नहीं है कि इनका कोई रोल ही नहीं, रोल है, दैट मींस ज्यादा ये ऊंचाई पे है, यानी इन्होंने शिखर को टच कर लिया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम प्लांट के बारे में सबसे पहले एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके आगे देखा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म देखेंगे। क्यों ही एंजियोस्पर्म, कोई पूछा सबसे पहले एंजियोस्पर्म क्यों देखा गया। सबसे पहली बात, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत जटिल है, एंड मोस्ट डोमिनेटिंग है। मोस्ट डोमिनेटिंग मतलब समझ पा रहे हैं, डोमिनेटिंग का मतलब ही होता है, डोमिनेटिंग का मतलब ही होता है क्या, कि महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, ज्यादा है, और प्लांट किंगडम के अंदर इनका योगदान कुछ ज्यादा ही रहा है। इसलिए इसका रीजन और बताऊं मैं, इसका रीजन है कि ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। इसका रीजन है फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला मोस्ट डोमिनेटिंग है, रीजन बिहाइंड इट कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग मतलब जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, फूल देने वाले पौधे, फूल देने वाले पौधे, ये फूल देने वाले पौधे होते हैं, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है,
ठीक है ना। और आप ज्यादातर देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट का मतलब कि जो फूल देते हैं यानी वही फ्लावर बनाते हैं और वही फिर फ्रूट भी बनाते हैं, यानी फ्रूट जो बनाते हैं वही फ्लावर भी बनाते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, ये फूल देने वाले पौधों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पीसीज इनके अंदर पाई जाती है। दैट मीन्स पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा लोग किससे रिलेटेड होते हैं, एंजियोस्पर्म से, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वो एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ये जो क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। स्पीसीज जो है सबसे ज्यादा है, इनकी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और इसी कारण इनके, अब मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है पहली बात, दूसरी बात सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी है, तो इस जनसंख्या के कारण ही इनकी क्लासिफिकेशन की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स इनको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, पहले समझिए एंजियोस्पर्म क्या है। तो भाई एंजियोस्पर्म इज नथिंग बट, ये नथिंग बट का मतलब ये है कि ये नथिंग बट कुछ है नहीं लेकिन बहुत कुछ है, ये बात दिमाग में रखिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो ये है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और मोस्ट डोमिनेटिंग है, यानी इनका डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है मतलब इनकी संरचना जटिल है, डोमिनेटिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की पाई जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है भाई, सबसे ज्यादा पौधे आपको नजर ही आएंगे फूल देने वाले, है समझ में। और ये फ्लावरिंग प्लांट ही क्या करेंगे, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के मतलब इनके पास फ्लावर होगा, फूल होगा और उसके साथ साथ फल होगा, दो चीजें होंगी। और अगर मान लो जब जनसंख्या ज्यादा है तो क्लासिफिकेशन की 100% क्या मिलेगी, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें इस एंजियोस्पर्म को क्लासिफाइड करने की जरूरत पड़ी। तो क्या है एंजियोस्पर्म, समझ में आ गया। फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो फूल देते हैं उन्हीं को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके अंदर कि कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उस साइंटिस्ट को भैया जो हर बार आता है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज और हम देखे हैं कि अपने क्लासिफिकेशन के अंदर, चाहे वो क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पूरे किंगडम को क्लासिफाइड किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग इससे पहले टेक्सोनॉमिकल वो देखे थे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जीवों को उनके नाम वगैरह के आधार पर डिवाइड कर रहे थे, तो लिविंग वर्ड्स को डिवाइड किया जा रहा था नाम जाति आधार पे, तो वहां भी क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से गौर फरमाया जाए तो जितने भी क्लासिफिकेशन दिए जा रहे हैं उन सभी क्लासिफिकेशन में जो पहले दे रहा है वो 100% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। आप यार केमिस्ट्री के अंदर चले जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाला जो सबसे पहला था जे थॉमसन, है कि नहीं है, उनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, सबसे पहले फेल हो गया। तो कुल मिलाकर हमको ये भी समझ में आ गया कि किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन जो पहले देगा उसका 100% क्या होगा, फेल होगा ही होगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। अब बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने 3 बार, मतलब हम लोग 2 बार क्लासिफिकेशन देख चुके हैं इससे पहले, अब हम तीसरी बार क्लासिफिकेशन किसी चीज की देखने जा रहे हैं जो हिस्टोरिकल है। दैट मीन्स सबसे पहले किया गया प्लांट किंगडम के अंदर, तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले किया गया है, तो उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे आता है वो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। अब भाई समझना, आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब है कि एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया जा रहा है, और उसमें जो सबसे पहला सिस्टम दिया गया जिसके अंदर क्लासिफाइड करके रखा जाएगा एंजियोस्पर्म को, वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। ये सबसे पुराना, सबसे पहला वाला है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट, सबसे पहला जो था ये यही था, अर्लीस्ट सिस्टम। और आप गेस करिए किसने दिया होगा। अभी तक आप जितने सिस्टम देखे हो, 2 देख चुके हो, दोनों में सबसे पहले जानते हो किसने दिया था, कार्लस लिनियस साहब ने। 2 में सबसे पहले कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था तो वहां भी आए थे, हाँ एरिस्टोटल आए थे उससे पहले, लेकिन स्पेशली इनका माना जाता है कि कार्लस लिनियस साहब का योगदान बहुत रहा है। तो 2 तो आए गए थे। अब तीसरी बार जब एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने की बारी आई तो पुनः कौन आते हैं, ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया भैया, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया है कार्लस लिनियस के द्वारा, यानी गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है ना। कैरोलस लिनियस बोलते हैं इनको, कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस। अब समझो ध्यान से,
इन्होंने एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया हुआ है, एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया हुआ है और कार्लस लिनियस सामने सबसे पहले। और हमें 100% भरोसा है कि ये बंदा जब आएगा तो 100% क्या होगा, पहला फेल होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कार्लस लिनियस एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट मान सकते हैं कि देखिए बायोलॉजी के अंदर तीसरी बार क्लासिफिकेशन में इनका योगदान नजर आ रहा है। भले वो फेल हो रहा है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया है। दैट मीन्स इन्होंने अपने एडमायर किया हुआ है कि चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए इतना हार्ड वर्किंग सिस्टम इनका नजर आ रहा है, तो बड़ा योगदान है बायोलॉजी के अंदर इसका, मतलब ठीक है ना। हाँ, ये है फेलियर का जो तमगा है वो इनके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। बशर्ते नाम आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आ तो रहा है कम से कम, ठीक है। देखिए अब इन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया, क्राइटेरिया क्या लिया, क्राइटेरिया इन्होंने लिया वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एंड, मतलब किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे इन्होंने क्लासिफाइड किया है एंजियोस्पर्म को, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव दैट मीन सिंपल बात कर सकते हैं हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे, कैरेक्टर के आधार पे, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पे उन्होंने एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया था, ठीक है। अब मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब वेजिटेटिव का मतलब और रिप्रोडक्टिव का मतलब अलग होता है। तो वेजिटेटिव का मतलब तुम लोग को भी पता है कि अगर एक प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर जो रूट पाई जाती है, जो स्टेम होती है, जो स्टेम होती है, जो रूट होती है, जो स्टेम होती है, और क्या, तो और भी मैं अगर देख सकता हूं तो जो लीव्स होती है, लीव्स, इन तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। यानी किसी प्लांट के अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स जो होती है उसकी वेजिटेटिव पार्ट होती है। जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब है, इसमें आता है आपका फ्लावर, यानी फ्लावर जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो एक तो रूट, स्टेम और लीव्स के बिहाफ पे उन्होंने डिवाइड किया और दूसरा फ्लावर के बिहाफ पे उन्होंने डिवाइड किया, है समझ में। अब चलिए देखिए कैसे डिवाइड किया। अगर मैं बात करूं तो रूट, स्टेम और क्या बोलते हैं लीव्स के बिहाफ पे कैसे किया, तो उन्होंने उसके हैबिट के आधार पे किया। हैबिट मतलब सिंपल बात कर रहा हूं मैं यार, देखो ज्यादा नहीं करूंगा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की। दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल क्लियरेंस था, सिंपल देख रहे थे रूट, स्टेम एंड लीव्स को, और इस आधार पे उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब एंड ट्री। ये तो सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने भी डिवाइड किया था, ठीक है ना। हर्ब्स मतलब जो एकदम हरे भरे पत्ते होंगे, श्रब्स मतलब जो झाड़ियां होंगी, और ट्री मतलब जो मोटे बड़े पेड़ होंगे, है ना। उन्हीं को इन लोगों ने, इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव पार्ट पे डिवाइडेड किया, ठीक है ना। आई बात समझ में। दूसरी बात, तीसरी बात, ये तो मान लीजिए वैसे मॉर्फोलॉजिकल स्टेज हैबिट के आधार पे देख लिया कि कैसे दिख रहे हैं। लीव्स को, जो लीफ थी, पत्तियां थी, उनको किस तरीके से देखा कि अगर जो पत्तियां सेम से होंगी, मान लीजिए जिन पत्तियों का शेप सेम है, साइज सेम है, नंबर सेम है, कलर सेम है, तो उनको क्या किया, एक में डाला। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हैबिट का मतलब यहाँ पे ये कहने का है, हैबिट में कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल देखने के आधार पे बोला कि ये हरी भरी है तो ये क्या होंगी, क्या बोलते हैं, हर्ब्स में आएंगी, छोटी छोटी है हर्ब्स में आएंगी, और श्रब्स में मतलब झाड़ियां जो है, और बड़े बड़े जो पौधे थे उनको क्या डाला, किसमें, ट्री के अंदर डाल दिया। लीफ को मतलब लीफ के आधार पर भी उन्होंने डिवाइड किया कि जिनका शेप सेम है, साइज सेम है, कलर सेम है, उनको क्या कर दिया, एक में रख दिया। तो ये क्राइटेरिया था उनका वेजिटेटिव वाले में। समझ पा रहे हो। तो जो छोटे छोटे हैं, हरे हरे हैं, उनको हर्ब्स में डाल दो, जो झाड़ियों टाइप में झाड़ियां मॉडल है वो श्रब्स हो गए, जो बड़े बड़े हैं उनको क्या कर दिया, ट्री के अंदर डाल दिया, और लीफ के आधार पे सेम कर दिया। दैट मीन शेप सेम है, साइज सेम है, कलर सेम है, तो सेम हो गया, है कि नहीं है। लेकिन 1 मिनट रुकना, मैं एक बात कर रहा हूं। मान लो अगर नॉर्मली मैं बात करूं, ये कहां से फेल होता है, फेल करने का मैं कारण बता रहा हूं। देखो अगर इस आधार पे मैं देख के बांटूंगा तो कभी कभी होता क्या है कि नॉर्मली जो पत्तियां होती हैं, नॉर्मली पत्तियां अगर मैं देखूं तो मान लीजिए कोई, तो वही हम जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, टोबैको लीव्स थी, उनकी बात मैं करूं, टोबैको मोज़ैक जो थी, तो उनकी लीफ मान लो शुरुआत में ऐसी थी कि नहीं थी, ऐसी थी, मान लेता हूं ऐसी थी। अब जब इसके ऊपर वो वायरस आ गया तो उस वायरस ने इस पत्ते को कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए इस पत्ते को, पत्ता ऐसे नहीं रह जाएगा, पहले हरा भरा था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये सूख के एकदम पतली हो गए कि नहीं हो गए। तो अब मान लो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया,
इन दोनों के अंदर डिफरेंस आगे नहीं आ गया। अब ये पत्ती और ये पत्ती, पहले ये हरी थी और पूरी चौड़ी थी, लेकिन अभी क्या हो गई, पतली हो गई और इसके अंदर सूखापन आ गया है, यानी कलर उड़ गया है, सफेद टाइप में हो गई है या पीले टाइप में हो गए हैं। तो अब क्या होगा, तब तो ये दोनों की दोनों नहीं मिलेंगी। इन्होंने यही तो बोला था कि कलर सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। अब बताओ कहाँ से, कलर तो मिल ही नहीं रहा है, शेप तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब साइज भी तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। यानी जब टोबैको मोज़ेक वायरस क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक का जो प्लांट था जो नॉर्मली हेल्दी रहेगा तो उसका अलग, वो अलग कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जब वो मर जाए या बीमार हो जाएगा तब तो उसको अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स वो तो दूसरा प्लांट बन गया। तो क्या हो गया, ये तो गलत हो जाएगा ना, जबकि वो दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है ना। तो फिर अच्छा, हर्ब्स ऑफ ट्री में क्या दिक्कत थी कि हर्ब्स ऑफ ट्री के आधार पे जब उन्होंने बांटा पूरे प्लांट किंगडम को, तो यार छोटी से छोटी भी चीज एल्गिया को भी अगर वो डिवाइड करके डालेंगे तो किसके अंदर डालना पड़ेगा उनको, तब हर्ब्स के अंदर डालना पड़ेगा, जबकि ये गलत है कि नहीं है, जबकि ये क्या है, गलत है। बाकी हर्ब्स और एल्गिया के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। जिम्नोस्पर्म एंड बाकी चीजें तो इसके अंदर आ जाएंगी ना, तब तो वो गलत हो जाएगा ना। एंजियोस्पर्म में ऐसा तो होता नहीं है, तो वो सभी के सभी फूल तो देते नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम नजर आई। तो वेजिटेटिव में प्रॉब्लम ये नजर आई कि किसी भी छोटी से छोटी चीज को हर्ब्स में डाल दो, झाड़ियों टाइप में दिख रहा है तो उनको हर्ब्स में डाल दो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब के सब सेम टाइप के नजर आएंगे। भाई हो सकता है कोई फूल दे रहा हो, कोई फूल नहीं दे रहा हो, फिर भी उस हर्ब्स में दोनों दोनों है, तो फिर कैसे पॉसिबल है, नहीं। तो फिर यही से क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। आई बात समझ में, यही कारण था कि ये क्या होगा, गलत हो जा रहा है। अब मान लो कोई भी प्लांट है, जब वो क्या हो जा रहा है, जब वो इफेक्टेड हो जा रहा है, अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, तब तो उसका ये सब चेंज हो जा रहा है। जब इन्वायरमेंट के थ्रू वो चेंज हो जा रहा है तब तो क्या हो जा रहा है, वो सब चेंज हो जा रहा है। जब वो चेंज हो गया तो इसका मतलब वो उस कैटेगरी में रहेगा नहीं, तब तो उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, समझे। उन्होंने वेजिटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर ये जो बांटा हुआ है तो वो तो गलत है। इस आधार पर कभी नहीं बांटना चाहिए, शेप और कलर के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। भाई उसकी प्रॉपर्टी देखो, उस आधार पर बांटो ना। शेप साइज तो हो सकता है कई सारे पत्तों का सेम हो, है कि नहीं है, तो फिर क्या वो सेम हो जाएंगे, नहीं, तो अलग अलग है, यही कारण है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिंगल एक को लिया जिसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम समझते हो, एंड्रोसियम मतलब स्टामेन, एंड्रोसियम मतलब स्टामेन, स्पेशली सिंगल एक को लिया स्टामेन। स्टामेन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, सिंपली केवल मेल सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर पाया जाएगा उसको एक साथ रखा, जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा उसको नहीं रखा, जबकि ये भी गलत है। किसी किसी में तो दोनों पाया जाता है, स्टामेन भी पाया जाता है और पिस्टिल भी पाया जाता है, तो फिर तो ये गलत है ना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस में देखा, तो इन्होंने केवल और केवल प्लांट्स को रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, एंड्रोसियम, कि एंड्रोसियम है कि नहीं है। एंड्रोसियम है तो एक साथ, एंड्रोसियम नहीं है तो उसको अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इस आधार पे भी करोगे तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के अंदर सेम केवल मेल वाले पाए जाएंगे। ऐसा कई सारे प्लांट आपको नजर आएंगे जिनके अंदर जो फूल होता है उसके अंदर स्टामेन एंड पिस्टिल दोनों नजर आएंगे। भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर भी तो आते हैं, ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा भी होगा कि स्टामेन नहीं पाया जाएगा। तो इस आधार पे भी बांटोगे तो भी तो दिक्कत है। कई सारे फ्लावर के अंदर केवल यूनिसेक्सुअल है, दोनों के अंदर स्टामेन पाया जाता है, लेकिन जबकि दोनों अलग अलग है, इनके आधार पे तो एक है। तो वही कारण है कि ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब समझ में, क्लियर समझ में आ गया क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये क्या था, इसका फेलियर मैं लिख दे रहा हूं। क्या फेलियर था, फेलियर का कारण था, फेलियर का सबसे पहला कारण था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल देख के कैसे आप बता सकते हो भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। उसके अंदर कहानियां बड़ी अलग अलग है भाई, प्लांट के अंदर इतनी स्पेसीज है, आप देख के कैसे बता सकते हो कि ये सेम है ना। और जबकि दूसरा जो फेलियर का कारण बना तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया गया, ठीक है ना। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत है। ये पूरा का पूरा क्या है, कहानी गलत है। दैट मीन्स क्यों कि अगर इक्वल आप देखोगे कि आप एक साइड देख रहे हो प्लांट के अंदर देख रहे हो कि क्या है, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एंड्रोसियम होना चाहिए, फिर इनकी लीव्स का कलर ऐसा होना चाहिए, शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर्ब्स में आना चाहिए या ट्री के स्ट्रब्स में आना चाहिए, तो फिर ऐसे तो हो चुका भाई। ऐसे देख के
नहीं होता है और इसी कारण ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके बाद एक नया दूसरा सिस्टम आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल में आपको क्या करना है, मतलब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एक दूसरा सिस्टम आएगा क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम, और उसको क्या बोलते हैं, बेंथम एंड हुकर देंगे। लेकिन फिलहाल में आपको ये समझ लेना है कि कार्लस लिनियस का ये वाला जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों होता है, मैंने आपको कारण सब बता दिए, ठीक है ना। तो आई थिंक ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नेचुरल सिस्टम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।